यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। हमारे विद्यार्थियों का EDU स्टार हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं कक्षा 12 की हिंदी विषय के लिए, उसका विश्लेषण। क्यों? इसका उद्देश्य है कि आप सफलता के लिए जिस ओर बढ़ रहे हैं, जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिले, और यह मार्ग आपको आपके गंतव्य तक लेकर के जाता है। वह गंतव्य है वार्षिक परीक्षा। तो आप सभी वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो हम उस गंतव्य तक पहुंचने के मार्ग को सरल बनाने के लिए इस पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो पूरा का पूरा देखें, क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं इनमें अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे अंक कटेंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है तो वीडियो को पूरा देखें, ताकि विषय का पूरा जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह आपके समझ में आ जाए और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंदी कोर के विद्यार्थियों के लिए 2 पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। देखिए, आरोह मुख्य आपकी पाठ्य पुस्तक है, जिसमें कि कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें 10 पद्य भाग से है और 8 गद्य भाग से है। तो ये 18 अध्याय आपको उसमें पढ़ने हैं। और अगर मैं वितान की बात करूं तो वितान पतली सी पुस्तक है, जिसमें कि 4 अध्याय हैं और चारों अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ना, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और पूरी तरह से अपने प्रश्न के प्रारूप को समझने के लिए, इसके एनालिसिस को समझने के लिए आइए हम देखते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो मैं जा रहा हूं बैकग्राउंड में और आप देखेंगे हिंदी कोर के वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र और उसका विश्लेषण। देखिए, प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझाने के लिए मैंने 2019 के बोर्ड परीक्षा का हिंदी कोर का प्रश्न पत्र लिया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए आप किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, ताकि परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। यहां देखें कि फुल मार्क्स जो है वो 100 अंकों का है और पास मार्क्स 33 है, 33। लेकिन क्या केवल 33 अंक लाना ही सफिशिएंट होगा? नहीं, आप प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और बिल्कुल ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी कोर का यह पत्र बहुत आसान होता है, सरल होता है, और अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपको आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 पाठ्य पुस्तक हैं जो पढ़ना है, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय यहाँ 3 घंटे होंगे। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि जो निर्देश होते हैं हम उसको अच्छी तरह समझें। तो यहाँ समय जो है वो 3 घंटे है। 3 घंटे आपको लिखना है। 15 मिनट अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो कुछ समय कॉपी में नाम वगैरह भरने में चला जाता है, उपस्थिति में भी कुछ समय चला जाता है। मिला जुला कर मान के चलिए कि 3 घंटे 10 मिनट का समय आपके पास रहेगा। तो आपको 3 घंटे इसमें लिखना है, 10 मिनट में प्रश्न को पढ़ करके समझना है। यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। इसीलिए मैं बार बार अपने अध्यायों के वीडियो में कहता हूं, जिसमें मैं पढ़ाता हूं
कि आप स्वयं उत्तर लिखना सीखें। कहीं से भी उत्तर अगर कॉपी करते हैं, रट करके याद करते हैं और फिर उसे लिख देते हैं परीक्षा में, तो बेहतर अंक प्राप्त नहीं होते। और यहाँ देखिए बगल में सबके अंक लिखे गए हैं जो बताएंगे कि कितने अंक का प्रश्न है। कहा जा रहा है कि सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर दें। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक खंड को देखते हैं। देखिए यह खंड क में पहला जो प्रश्न है यह 5 अंकों का है और ये अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश से है, यानी काव्य से, जो कि आपने नहीं पढ़ा हो, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं हो, तो उसको पढ़ कर के उससे संबंधित उत्तरों को देना है। और यहाँ 5 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के, और कुल मिलाकर के 5 अंक होगा। तो देखिए काव्य से जब आप उत्तर देते हैं तो काव्य की समझ होनी चाहिए, उसके भावार्थ को समझना चाहिए, और तब जाकर आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि पद्य जो होता है या काव्य जो होता है उसका लेखन अलग तरीके से किया जाता है। वह संक्षिप्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को अपने अंदर समाहित किए रहती है। तो देखिए यहाँ जो कविता दी गई है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं प्रश्न का प्रारूप बता रहा हूं आपको, ताकि यह समझें कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है परीक्षा में और किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को दिए गए समय में पूरा करके पूरे प्रश्न पत्र की तैयारी कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, पढ़ने से ज़्यादा अनिवार्य। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, ये पहला प्रश्न है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ 4 और प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि उसी पद्यांश से दिया गया है। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का, प्रश्न संख्या 2, आप इसको देखें। यहाँ पे ये अपठित गद्यांश है। ये गद्यांश भी आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं ली गई है, यानी न आरोह से और न ही वितान से। और इनका उत्तर लिखना है। 5 प्रश्न होंगे और 3-3 अंकों के 1 प्रश्न होंगे, यानी उनका 3 अंक मिलेगा अगर आप बेहतर उत्तर लिखते हैं तो कुल मिलाकर के 15 अंक आपको मिल सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है मानो किताब आपको दे दी गई हो और किताब से देख करके प्रश्नों का उत्तर लिखना हो। तो यह सरल है, इसका तरीका है। मैं आगे वीडियो इस पे स्पेशली बनाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी संक्षेप में समझा दूं कि इसको बेहतर तरीके से पढ़ने के उपरांत आप जब इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ जाएंगे, इस गद्यांश को अच्छे से समझ जाएंगे, तो इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आइए अगर हम इसके प्रश्नों को देखें तो यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 प्रश्न के उत्तर यदि आप सटीक रूप में दे देते हैं तो आपके 15 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। देखिए एक इसमें शीर्षक का प्रश्न होता है, संभवतः यह होता ही है, और एक व्याकरण से संबंधित प्रश्न होता है। इसलिए आपको शीर्षक लेखन भी आना चाहिए और व्याकरण की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ये सामान्य व्याकरण के प्रश्न हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। भाववाचक संज्ञा के 2 शब्द इनमें से चुनना है, तो इसी प्रकार विशेषण चुनने को हो सकता है, या कोई अन्य व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो सकता है जो कि सामान्य ही होता है। लेकिन अगर आप इसको सही करते हैं तो इसमें 1 अंक भी कटने की संभावना नहीं रह जाती। आइए अब हम आगे बढ़ें और प्रश्न संख्या 3 की ओर चलें। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है वो 10 अंकों का है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, क्योंकि ये 10 अंकों का है और ये निबंध लेखन से संबंधित है। मैंने निबंध लेखन का अपना वीडियो बनाया है, जिसे आप देखकर अच्छे तरीके से निबंध लिख सकते हैं। ये ऊपर फ्लैश हो रहा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो देखिए ये दूसरा खंड है, खंड ख। खंड क में 20 अंकों का प्रश्न पूछा गया था, एक अपठित पद्यांश से और एक अपठित गद्यांश से, क्रमशः 5 और 15 अंकों के लिए। खंड ख में ये 10 अंकों का निबंध है, जिसमें कि ये 4 निबंध दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक पर निबंध लिखना है। तो जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लगता है कि लिख सकते हैं, उसको चयनित करने की आवश्यकता है।
उसका एक फ्रेम बनाने की आवश्यकता है कि हम किन किन बिंदुओं को इसमें समाहित करेंगे, और इसके बाद उसको लिखने की आवश्यकता है। 250 से 300 शब्दों में अगर आप इसको लिखते हैं, 250 से 300 शब्दों में, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो 250 से 300 शब्दों के बीच में आप निबंध को लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि अब तक हम 25 अंकों के प्रश्न को देख चुके हैं। हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। यहाँ पे पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न होता है। यहाँ देखिए एक ही पत्र दिया गया है जिसको कि लिखना है, और ये 5 अंकों का प्रश्न है। कभी कभी अथवा में एक और अतिरिक्त दिया जाता है जिसमें एक को लिखना होता है, लेकिन यहाँ एक ही दिया गया, तो आप तैयार हैं कि हो सकता है कि एक ही दिया जाए, तो आप फिर भी लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को लिखने को कहा गया है। यहाँ प्रधानाध्यापक के पास हो सकता है, किसी भी विभाग के प्रधान के पास हो सकता है, किसी समस्या के निदान के लिए अन्य किसी पदाधिकारी के पास हो सकता है। तो इस प्रकार का एक पत्र पूछा जाता है जिसमें 5 अंक होते हैं। तो पत्र भी लिखते समय पत्र के फॉर्मेट को पूरी तरह से उपयोग में लाएं और अच्छा पत्र लिखें। 5वां जो प्रश्न है हम इसको देखें। देखिए ये जो है एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे संबंधित है, जो कि एनसीईआरटी की किताब की लिस्ट में है, लेकिन इसमें कुछ ही चीजें पूछी जाती हैं। ज्यादातर पत्र पत्रिकाओं से संबंधित लेखन या उनसे जुड़ी हुई चीजें जो हैं, या जो संचार के माध्यम हैं उनसे संबंधित। ये देखिए ये संपादक जो है वो पत्र पत्रिकाओं में होता है, तो उसके गुणों को लिखने को दिया गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये संचार का माध्यम है, या फिर समाचार से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति और माध्यम से यह प्रश्न पूछा जाता है। यह 5 अंकों का होता है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 6 आता है खंड ख का यह अंतिम प्रश्न है। इसमें आलेख या फीचर लेखन से संबंधित प्रश्न होता है। यहाँ भी देखिए एक ही दिया गया है, कभी कभी अथवा में एक और दिया जाता है जिसमें एक को लिखना होता है। ये 5 अंकों का ये भी है। तो आपने देखा कि यह खंड जो है इसमें एक निबंध 10 अंकों का है, एक पत्र 5 अंकों का है, और अभिव्यक्ति और माध्यम से एक प्रश्न 5 अंकों का है, और आलेख या फीचर से एक प्रश्न 5 अंकों का है। इस प्रकार से यह खंड जो है यह 25 अंकों का हुआ। तो अब हमने देखा कि खंड क और ख मिलाकर कुल 45 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक आपके हैं आरोह और वितान, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह 55 अंकों का होता है। यानी शेष जो 100 में अंक जो बचे, उनका प्रश्न जो है वो आगे के खंड में पूछा जाता है। तो देखिए ये है खंड ग। खंड ग में आप देख रहे होंगे कि ये काव्यांश है। ये काव्यांश कहाँ से लिया गया है? पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यानी आरोह से लिया गया है। वितान में केवल और केवल 4 ही अध्याय हैं, और उनमें कोई कविता नहीं है, काव्य नहीं है। तो ये आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसमें इस काव्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। अधिकांशतः यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस कविता से ली गई है और इसके कवि कौन हैं। इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन अधिकांशतः यह पूछा जाता है। तो ये आरोह से पूछा गया प्रश्न है, और देखिए 2 अंकों का एक प्रश्न है। तो इसमें भी 4 प्रश्न 2-2 अंकों के हैं, 8 अंक के कुल प्रश्न हैं। तो अगर आप इसको ठीक से समझते हैं, आपने पाठ्य पुस्तक ठीक से पढ़ा है, तो आप अच्छे तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें भी देखिए आपको अथवा में ये 4 प्रश्न अथवा में पुनः एक और काव्यांश दिया जाता है। दोनों में आप किसी को लिख सकते हैं, जो ध्यान में आए, जो याद पड़े। तो कुल 10 कवियों को पढ़ना है, काव्य खंड में कुल 10 कवियों को पढ़ना है। तो उनकी कविताएं जो है मैं निरंतर प्रत्येक अध्याय के कविताओं की व्याख्या उसके को बताता चला जा रहा हूं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें। क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं
तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है, देखिए जैसा मैंने कहा था कि पाठ का नाम और कवि का नाम पूछा जाता है, ये 2 अंक के लिए। मान लो अगर आपने सही लिखा तो 2 के 2 अंक आपको मिल जाएंगे। कवि ने किसका वर्णन किया, अगर व्याख्या से संबंधित मेरे वीडियो आप देखेंगे तो इनका उत्तर दे पाएंगे। देखिए उपमानों का प्रयोग, ये मैं जब भी व्याख्या का जो बनाता हूँ वीडियो, उसमें उनके शिल्प पक्ष को रखता हूँ, उसी में उपमान और अलंकार, भाषा शैली इत्यादि का विस्तृत वर्णन करता हूँ और स्क्रीन पे लिख करके भी उसको प्रस्तुत करता हूँ। तो आप इसके लिए विभिन्न अध्यायों के मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, इससे आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने में सहूलियत होगी। तो देखिए 10 अध्याय में से 2 प्रश्न पूछे गए, दोनों अलग अलग अध्याय के होंगे। तो इसलिए इन 10 अगर अध्याय को आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप बेहतर तरीके से अगर समझ पा रहे हैं तो उत्तर दे करके पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 8वां प्रश्न, और यह होगा 6 अंकों का, और यह भी देखिए काव्य से ही संबंधित है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये एक ही प्रश्न दिया गया है, और 3-3 अंकों का इसमें 2 प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक भाव पल्लवन और एक शिल्प सौंदर्य। मैं पुनः बता रहा हूं कि मैं अपने वीडियो में इन दोनों चीजों को लेकर के चलता हूं, इसलिए आप मेरी कोर्स से संबंधित जो भी कक्षाएं हैं, आरोह से संबंधित और फिर आगे वितान से संबंधित भी कक्षाएं आएंगी, उनको ध्यानपूर्वक देखें और जो मुख्य बातें हैं उनको नोट कर लें। इससे आपको इनके उत्तर लिखने में सहूलियत होगी। और देखिए 6 में 6 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिल्प सौंदर्य मैं हमेशा जब भी किसी काव्य के भाग को पढ़ाता हूं तो उसके साथ उसका भावार्थ बताते हुए, जिसे भाव पल्लवन हम कहते हैं, शिल्प को भी प्रस्तुत करता हूं। तो इन दोनों चीजों को सीखने की आवश्यकता है। तो ये 6 अंकों का प्रश्न है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो वो प्रश्न संख्या 9 है, और यह भी काव्य से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न उत्तर है। प्रश्न जिसका उत्तर लिखना है ये काव्य से संबंधित है। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें 2 का उत्तर आपको लिखना है। 3 प्रश्नों में 2 का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आप जो भी 2 का उत्तर बेहतर तरीके से जानते हैं, उनमें कोई भी 2 आप लिखेंगे तो आप यहाँ पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब काव्य खंड से संबंधित जो प्रश्न थे वे यहाँ समाप्त होते हैं, और अब गद्य खंड से संबंधित प्रश्न आएंगे। गद्य खंड में 8 अध्याय पढ़ने हैं आरोह में, और 4 अध्याय पढ़ने हैं वितान में। देखिए वितान एक पतली सी पुस्तक है, इसमें 4 ही गद्य के अध्याय हैं, तो उनको तो जरूर आप अच्छे से पहले पढ़ लें या बाद में उसे पढ़ सकते हैं। उनसे संबंधित मैं संक्षेप में नोट्स के साथ वीडियो भी लाऊंगा, तो आप इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो देखिए गद्यांश को अगर आप देखते हैं, यहाँ गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक पद्यांश की तरह एक गद्यांश यहाँ दिया गया है, और अथवा में एक और गद्यांश दिया जाता है। दोनों में किसी एक को चयनित करके उत्तर लिखना है। और ये देखिए 2 अंकों का एक प्रश्न, यानी कुल 4 प्रश्न 8 अंकों के लिए होते हैं। तो यहाँ ये एक गद्यांश दिया गया जो कि वितान से लिया गया है। वितान में अतीत में दबे पांव एक अध्याय है, उसी से उद्धृत है। इसके लेखक है ओम थानवी। तो देखिए पाठ का नाम, लेखक का नाम पूछता है, तो आपको ये जानना होगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तभी आप इसका सही उत्तर देंगे। और इसमें या तो सही देंगे तो पूरा अंक मिलेगा, गलत देंगे तो पूरा अंक कटेगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कहाँ से लिया गया। तो ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई जारी रखें। प्रश्न को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप समझ पाएं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, और जो आप पढ़ रहे हैं वह किसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप इसे समझें। देखिए इसमें भी अथवा में एक अन्य पैराग्राफ जो है, एक अन्य गद्यांश जो है दिया गया है, और यह जो है एन फ्रैंक की रचना डायरी के पन्ने से ली गई है। यह भी वितान भाग 2 से लिया गया है। तो दोनों में कोई भी अगर आप लिखते हो तो 8 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिए ये 12 अंकों का प्रश्न है। ये जो है 12 अंकों का प्रश्न है, 3 अंक करके 4 हैं, और इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं
और 5 प्रश्नों में 4 का उत्तर लिखना है। और ये सभी जो हैं ये आरोह भाग 2 से लिए गए हैं। तो अब देखिए आरोह भाग 2 से भी 12 अंकों का यहाँ प्रश्न है। काव्य से तो था ही, और ये जो है आपको गद्य से है। तो काव्य खंड और गद्य खंड दोनों मिला करके आरोह का वेटेज बहुत ज़्यादा है पाठ्य पुस्तक में, और उसमें अध्याय भी ज़्यादा है। लेकिन वितान जो है पतली सी पुस्तक है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों पाठ्य पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 5 प्रश्न दिए गए हैं तो आप 12 अंक का उत्तर लिख सकते हैं। 3 अंकों के लिए है तो मोटा मोटी लगभग इसको हम कहें कि 70 से 90 100 शब्दों के बीच एक प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। 70-80 शब्दों में भी लिखेंगे तो आपको अंक मिल जाएगा। तो थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान देना है। इसे भी मैं अपनी किसी कक्षा में बताऊंगा कि किस प्रकार हम तय कर सकते हैं कि कितने शब्दों में उत्तर को लिखें। अगर यह नहीं दिया गया है कि कितने शब्दों में उत्तर को लिखना है, तो खैर ये सारे प्रश्नों में को आरोह से लिया गया है, और आप अगर आरोह को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे इनका उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ें। प्रश्न संख्या 12 पर देखिए, इसमें 2 प्रश्न का उत्तर देना है, किसी 2 का। यहाँ भी 3-3 अंकों का ये प्रश्न है, और ये जो है ये प्रश्न वितान से लिए गए हैं। आरोह से 4 प्रश्नों का उत्तर देना था, वितान से यहाँ देखिए ये 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ देना है, और वहाँ एक जो गद्यांश से प्रश्न जो 4 थे उनका उत्तर देना था। तो ये वितान से लिया गया है और इसमें से किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद हम चलें अगले प्रश्न की ओर, तो वह है 13वां प्रश्न, और इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 2-2 अंकों का प्रश्न है, और इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, और यह भी जो प्रश्न है यह वितान से ही लिया गया है। ये जो प्रश्न है यह भी वितान से ही लिया गया है। तो वितान से भी आपने देखा कि ऊपर में 6 अंकों का और नीचे में 4 अंकों का, 10 अंकों का और 8 अंकों का, वहां प्रश्न संख्या 10, यानी वितान से 18 अंकों का प्रश्न पूछा गया, जबकि वह पतली सी पुस्तक है। तो इसलिए उसे अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें और देखें अंतिम प्रश्न है 14 नंबर का जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है। ये 5 अंकों का प्रश्न होगा, ये 5 अंकों का प्रश्न होगा, और यहाँ देखिए ये दोनों जो है आरोह से पूछा गया है, जिसमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से कुल 45 अंक जो हैं वो प्रथम दोनों खंड से और पाठ्य पुस्तक के खंड से 55 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आप हर जगह से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, और आराम से 90% प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पाठ्य पुस्तक को अभी से ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आप बेहतर करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप यदि हिंदी कोर के विद्यार्थी हैं तो आप प्रश्न पत्र के इस प्रारूप को देख करके समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से पहला प्रश्न जो है अपठित पद्यांश का होता है, दूसरा प्रश्न जो है अपठित गद्यांश से होता है, और दोनों मिलाकर के 20 अंकों का होता है। निबंध से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, पत्र से 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, अभिव्यक्ति और माध्यम, आलेख और फीचर लेखन इत्यादि से 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, और फिर आपके पाठ्य पुस्तक से 55 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं इसे ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करवाता हूं, और इसलिए आप मेरे विभिन्न ऑनलाइन कक्षाओं को पूरा देखकर इसका लाभ उठाएं, उसे पूरा देखें, क्योंकि वह कक्षा की तरह है। यूं ही केवल एक बार देख करके चले जाने से, 1 मिनट के लिए देखने से आप नहीं सीख पाएंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखना प्रारंभ करें और उसे कक्षा की तरह लें, उससे जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें नोट करें।
तो चलिए अब इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। आप इसकी सहायता से बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो चलिए, मेरा प्रयास सफलता आपके साथ, और आप निरंतर आगे की ओर अपने मेहनत के बल पर बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए